जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राहुल सर के साथ। हम लोग सीजी बेसिक क्लास 10 का भारत के संविधान निर्माण का अध्ययन कर रहे थे। मैं सिर्फ इसमें इतना ही बता रहा हूँ जितना आपके बुक में दिया है, जितना आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हम हर चीज़ को नहीं बता सकते, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना इस बुक में दिया है, जो आपके रिटर्न एग्जाम में काम देगा। इसके पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में दिए गए मूल्य और आदर्श, जो उद्देशिका बना है, प्रियम्बल बना है हमारे भारतीय संविधान का, उसका आदर्श, उसका मूल्य, उसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, इसको 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था अपनी उद्देशिका को। तो देखते हैं उद्देशिका में, प्रियम्बल में आखिर दिया क्या क्या है। आपने काफ़ी सुना भी होगा इसको, मैं एक बार पूरा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि उद्देशिका में क्या क्या दिया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये आपकी क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका। ये इस प्रकार काम करते हैं। मान लो आप कोई भी बुक देखते हो, सबसे पहले आपको उसमें एक इंडेक्स दिखाई देता है। इंडेक्स देख के आप समझ जाओगे कि उस बुक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सेम चीज इस संविधान की उद्देशिका का काम है। आप उद्देशिका को देख कर ये समझ जाओगे कि भारतीय संविधान की बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वही सब इस चीज़ में लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक एक चीज़ इसका बताऊंगा। अभी मैंने आपको जो पढ़ के सुना है उसमें आपने प्रभुत्व संपन्न एक वर्ड सुना होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सब आपने वर्ड सुना है। इसका एक एक करके हम लोग मीनिंग जानेंगे कि आखिर ये सब होता है। उससे पहले हम लोग मूल्य और आदर्श को जानेंगे कि मूल्य और आदर्श होता क्या है। उद्देशिका के समस्त शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों और जनता की वे अभिलाषाएं हैं जो भारतीय पुनर्जागरण, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, जाति प्रथा उन्मूलन आंदोलन, मजदूरों व किसानों के आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज की सरकार सहित भारत के विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक आंदोलनों की भावनाएं थी। इसमें रूसी क्रांति से आर्थिक समानता व न्याय, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा अमेरिकी क्रांति से राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता व व्यक्तित्व स्वतंत्रता के साथ मानव की गरिमा का भाव लिया गया है। आइए उद्देशिका के मूल्य और आदर्श को विस्तार से समझे। ठीक है, अब इसके मूल्य मेन, ये सब तो आंदोलन था जो इतिहास में हुआ है, उसको बता रहा था कि ये सब भावनाएं जुड़ी हुई है। अब इसके हम लोग आदर्श देखते हैं। हम भारत के लोग, सबसे पहले जो पॉइंट है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखो, अंगीकृत मतलब क्या होता है, मान्यता देना। किसी भी चीज़ को अगर मान्यता देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अंगीकृत करना। अधिनियमित होता है उसको कानून का रूप दे देना। ठीक है, किसी भी चीज़ को मतलब कानून बना देना, उसको क्या बोलते हैं, अधिनियमित बोलते हैं। और लास्ट शब्द क्या, आत्मर्पित करना, मतलब अपने आप को देना। तो यही बोला गया है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह वाक्यांश वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब आपको इंग्लिश में इसको पढ़ोगे प्रियम्बल को, तो सबसे फर्स्ट लाइन लिखेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, समस्त भारत के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात जो हम भारत के लोग हैं वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हमें यह संविधान किसी राजा, सरकार या विदेशी शासक ने नहीं दिया है, बल्कि समस्त भारत की जनता ने ही मिलकर इसे बनाया है। इसी कारण सबसे वर्ड क्या है, हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग ने ही मिलकर ही अपने संविधान को बनाया है। अतः जनता ही इस देश की सर्वोच्च शक्ति है, और जो इस देश की सर्वोच्च शक्ति है क्या है, जनता। यह वाक्य 3 अर्थ में स्पष्ट किया जा सकता है। संविधान के द्वारा हम भारत के लोगों के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। भैया, अगर जनता ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। जब लोग हैं तभी लोकतंत्र है।
संविधान के रचनाकार जनता और जनता के प्रतिनिधि है और यह संविधान जनता की इच्छा का ही परिणाम है। तीसरा पॉइंट क्या है, लोकतंत्र और संविधान की अंतिम संप्रभुत्व शक्ति भारत की जनता में ही निहित है। जो अंतिम सर्वोच्च शक्ति है वो किस में निहित है, जनता में ही निहित है। जनता ही अपने सरकार का चुनाव करती है, जनता ही मतलब संविधान का निर्माण किया है। जो मेन पावर है, मेन शक्ति है वो जनता के पास ही है। अंबेडकर ने कहा भी है, इस संविधान का आधार जनता ही है, इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुत्व सब जनता से प्राप्त हुए हैं। जनता ही इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। तीनों वर्ड का मैंने आपको बता दिया है कि अंगीकृत मतलब होता है मान्यता देना, अधिनियमित होता है कानून का रूप देना और आत्मर्पित मतलब होता है अपने आप को देना। तो देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या है, प्रभुत्व संपन्न। कि प्रभुत्व संपन्न मतलब होता क्या है, यह किसी बाह्य शक्ति, बाह्य शक्ति मतलब किसी दूसरे देश से स्वतंत्र व सर्वोच्च शक्ति है। यह किसी बाह्य देश से प्रेरित नहीं है, यह किसी बाह्य देश पर अधिकार नहीं है, बल्कि स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति है। देश के अंतर भी संप्रभुत्व युक्त राज्य के निर्णय सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि उसके पीछे देश के सभी निवासियों की सहमति है। विदेश नीति हो या आंतरिक नीति, जनता का राज्य स्वनियंत्रित एवं स्वतंत्र है। उनके ऊपर अन्य कोई शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। अर्थात भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है, किसी दूसरे देश पर वो निर्भर नहीं है। यह कथन महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हो रहा था। उस समय इस बात की वैल्यू बहुत अधिक थी। अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि भैया भारत के निर्णय तो भारत ही लेगा, इंग्लैंड तो नहीं लेगा, लेकिन ये उस समय की बात है जब भारत पे अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। तो उस समय इस लाइन का बहुत ही वैल्यू था कि भारत अब एक प्रभुत्व संपन्न गण राज्य है जो अपना निर्णय स्वयं लेता है। दूसरा वर्ड क्या है, समाजवादी। यह अवधारणा 1977 में जोड़ी गई थी। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ये प्रियम्बल बना था 26 नवंबर 1949 को, तब ये वर्ड समाजवादी इसमें नहीं था। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में समाजवादी को जोड़ा गया था। तो इसका आशय क्या है, भारत अपने समस्त नागरिकों के बीच सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और सभी संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा, न कि किसी के निजी हित के लिए। या मतलब समाज को एक करने के लिए इस वर्ड को जोड़ा गया था कि जो सामाजिक चीज़ें हैं वो किसी एक की नहीं है, बल्कि पूरे समाज उसको बराबर रूप से प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है, भारत का राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा, न ही उसका झुकाव किसी धर्म या पंथ के प्रति होगा और न ही वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा। भारत के लोग विभिन्न धर्म पंथों में आस्था रखते हैं। वह कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते बल्कि नास्तिक होते हैं। देखो, भारत शुरू में ही बता दिया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात किसी एक धर्म पर यह झुकाव नहीं रहेगा, बल्कि भारत के नज़र में सभी धर्म क्या है, समान है, सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए। इसी कारण समाजवादी का भी पॉइंट आया था कि सब मिलजुल कर रहेंगे, सभी जो वस्तुएं हैं जो यूज़ की हैं वो सभी मिलकर यूज़ करेंगे। और धर्म भी भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता बल्कि सभी धर्मों में समान आस्था रखता है। उसके बाद क्या है, लोकतंत्रात्मक। वह शासन प्रणाली जिसमें समस्त शक्तियाँ जनता से ही उत्पन्न होती है। देखो, सबसे पहले जो शासन चलता था वो राजशाही शासन चलता था। राजा का बेटा राजा बनेगा जो शासन चलेगा। धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ, ठीक है। फिर हमारा देश क्या बन गया, लोकतंत्रात्मक, जिसमें शासन जनता ही करता है, अर्थात जनता ही अपना नेता चुनता है जो पूरे देश को चलाता है। अवधि में चुनाव के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार उत्तरदायीपूर्ण कार्य करते हैं। मैंने बताया, वही लिखा है कि जनता अपनी सरकार चुनती है और जनता के अनुरूप ही सरकार फिर कार्य करती है।
बहुदलीय प्रणाली, विधि या कानून का शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका और निष्पक्ष जनमत निर्माण के साधन जैसे स्वतंत्र समाचार पत्र और टीवी चैनल लोकतंत्र के घटक है। बस इतना ही लिखा है। उसके बाद क्या है, गणराज्य। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसके बाद अभी प्रीएम्बल में और भी शब्द दिए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज का लास्ट पॉइंट क्या है, गणराज्य। तो गणराज्य मतलब क्या होता है, वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर किसी चुनाव की प्रक्रिया से बनता है, वह गणराज्य कहलाता है। देखो जो सबसे सर्वोच्च है किसी भी देश का वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर किसी चुनाव से उसको चुना जाए तब वह क्या कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। अगर यही राष्ट्रपति वंशानुगत होता, मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया तो उसका बेटा राष्ट्रपति बन गया, तब ये क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। लेकिन अगर वो किसी चुनाव द्वारा उसको हम लोग नियुक्त कर रहे हैं तब वो क्या कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं, जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे अनेक देशों में शासन प्रमुख वंशानुगत राज परिवार का मुखिया होता है। भारत पाकिस्तान में तो चुनाव द्वारा बनते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, यहाँ आज भी राष्ट्रपति वंशानुगत बनते हैं। अतः वहाँ लोकतंत्र और संविधान है मगर गणराज्य नहीं है। वहाँ लोकतंत्र तो है, शासन मतलब जो प्रधानमंत्री है वो तो चुनाव द्वारा बनता है, लेकिन जो मुखिया होता है वो वंशानुगत होता है। वे संवैधानिक राजशाही है। गणराज्य में जन प्रतिनिधि प्रथम नागरिक व साधारण नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष समान होते हैं, जबकि राजशाही में राजा का स्थान विशेष होता है। जब हम चुनाव द्वारा करते हैं तो उसमें जनता प्रमुख होता है, लेकिन अगर कुछ राजशाही हो रहा है जिसमें राजा का बेटा राजा बन रहा है तो वहाँ पे राजा का स्थान प्रमुख होता है। ये सब क्या था, ये हमारे संविधान की उद्देशिका में दिए गए कुछ वर्ड था और 3-4 वर्ड दिए गए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग लर्न विद राहुल सैनर का चैनल डेली विजिट करते रहिए और आप लोग बिल्कुल अपने बोर्ड का तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जय हिंद साथियों।